वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ में पास्ट एग्जाम कर रहे हैं स्प्रिंग 2017 का, जिसका टाइटल है लेयर क्लब। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसका डाटा देखते हैं। द अकाउंटेंट ऑफ लेयर क्लब वाज टर्मिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ चार्जेस ऑफ फ्रॉड ऑन 31 December 2016 एंड मिस्टर इमाद हैज़ बीन अपॉइंटेड इन हिज प्लेस. Imad has gathered the following information in respect of the year ended 31 December 2016. First information है, the club has 3300 members and the membership fee is rupees 10,000 per annum. तो 3300 और 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, दैट इज 33 million rupees. The fee payable by each member becomes due on the first day of the quarter in which he became a member. तो द फी रिसीव्ड इन ईच क्वार्टर वाज एज फॉलोज. हमें फर्स्ट क्वार्टर में जो अमाउंट रिसीव हुई है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ दी हुई है. इन चारों अमाउंट्स को टोटल करके चेक कर लेते हैं कि कोई अमाउंट रिसीवेबल तो नहीं है. तो अगर इन चारों अमाउंट्स को टोटल करते हैं तो वो भी हमारे पास 33 मिलियन का ही आंसर आता है. तो इट मीन्स कि कोई अमाउंट रिसीवेबल नहीं है, जितने भी पैसे थे वो रिसीव हो चुके हैं. लास्ट ईयर द फी वॉज रुपीज़ 9,000 पर एनम, हाउएवर द नंबर ऑफ मेंबर्स वाज द सेम. तो अब 10,000 है, लास्ट ईयर 9,000 थी. तो हम लास्ट ईयर की भी फिर कैलकुलेशन कर सकेंगे इस बेसिस पे. सेकेंड इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में है समरी ऑफ बैंक अकाउंट. इसमें ओपनिंग बैलेंस, कैश डिपॉजिट जो किया है बैंक में, जो राइट ऑफ अमाउंट रिकवर यानी बैड डेट्स रिकवर्ड हैं, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट और जो मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट, तो ये पूरे पैसे रिसीव नहीं हुए, 19.8 मिलियन आ रहे हैं. जबकि टोटल रिसीट जो है वो हमारी 33 मिलियन की हैं. तो इसका मतलब है बाकी अमाउंट कैश में रिसीव हुई होगी. इंश्योरेंस, रेंट एंड रेट्स, यूटिलिटीज़, फ्री होल्ड लैंड परचेज, कैश विड्रॉल जो बैंक से हुआ है जो कि कैश इन हैंड में जाएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एक्सरसाइज इक्विपमेंट और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक. तो बैंक का कंप्लीट रिसीट एंड पेमेंट का डाटा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के साथ. अमाउंट पेड फ्रॉम पेटी कैश वर एज फॉलोज. तो थर्ड इन्फॉर्मेशन में सैलरी और सन्ड्री एक्सपेंसेस जो कैश से पे किए हैं वो दिया हुआ है. तो कैश का जो है उस तरीके से डाटा नहीं दिया हुआ जिस तरीके से बैंक का दिया हुआ है, तो कैश का हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा. फोर्थ इन्फॉर्मेशन जो है, दैट इज द क्लब हैज अ टक शॉप विच अर्न्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑफ सेल्स. तो यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा. ये ऑपरेशन हैं तो इसकी सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स की बेसिस पर हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे और उसको इनकम या एक्सपेंडिचर में मेंशन कर देंगे. ऑल सेल्स ऑफ टक शॉप आर मेड ऑन कैश. इसी वजह से ये बैंक के अंदर कोई इसकी सेल रिसीट शो भी नहीं हो रही थी. ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक कॉस्टिंग ₹500,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर. तो ये एक एबनॉर्मल लॉस भी है, इसकी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी. फिफ्थ इंफॉर्मेशन है, द ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वाज ₹28 मिलियन. एक्सरसाइज इक्विपमेंट जो ऊपर परचेज किया हुआ है, बैंक में पेमेंट आ रही है, वो 1 अक्टूबर 2016 को परचेज हुआ है. Fixed assets having opening written down value of ₹800,000 were disposed of on 31 March 2016. तो जो न्यू इक्विपमेंट आया उस पर भी 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी. जो फिक्स्ड एसेट डिस्पोज ऑफ किए हैं वो भी जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन उन पर चार्ज होगी. फिक्स्ड एसेट आर डेप्रिशिएटेड एट 20% अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. देन इंफॉर्मेशन नंबर 6, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड वर 300,000 एंड ₹25,000 रिस्पेक्टिवली. तो अगर कैश का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, बाकी चीज़ें भी दी हुई हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इससे हमें डिफरेंस मिलेगा फ्रॉड की अमाउंट का. फिर है इंफॉर्मेशन नंबर 7, द फॉलोइंग बैलेंसेज हैव बीन एक्सट्रैक्टेड थ्रू अ स्क्रूटनी ऑफ द अवेलेबल रिकॉर्ड, जिसमें क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, प्रीपेड रेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और स्टॉक की वैल्यू दी हुई है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो कि हमें ट्रेडिंग ऑपरेशन के अंदर यूज करने में हेल्प मिलेगी. अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं. Determine the amount of loss incurred by the club due to fraud. Income and expenditure account and statement of financial position. So क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. इन तीनों पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले एक पेज पर हम, क्योंकि लॉस का ताल्लुक भी एक्सपेंडिचर से है, तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ ही कवर कर लेंगे. तो फॉर्मेट की तरफ चलते हैं और पार्ट ए जो है हमारा, उसमें हम अमाउंट ऑफ लॉस ड्यू टू फ्रॉड कैलकुलेट करेंगे. तो ये जब हमारी वर्किंग बन जाएगी तो सिंपली यहाँ पर हम अमाउंट मेंशन कर देंगे और वर्किंग का रेफरेंस मेंशन कर देंगे, तो वो टोटल हमें उसके रेलिवेंट मार्क्स मिल जाएंगे.
देन हमें पार्ट बी बनाना है। इसमें हम क्लब का नाम मेंशन कर देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। फिर हमें इनकम मेंशन करनी है और इनकम के बाद हम एक्सपेंडिचर्स भी मेंशन कर देंगे। देन हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट सी हमारा होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। क्लब का नाम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दिसंबर 31 2016। इसके अंदर हमें जो चीज़ें मेंशन करनी है उसमें नॉन करंट एसेट्स को मेंशन करेंगे, और क्योंकि हमारे पास ओपनिंग वैल्यू नहीं गिवन तो हम लास्ट ईयर का डाटा भी बना लेंगे। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि हमें करंट ईयर में 2016 का डाटा और लास्ट ईयर कंपैरेटिव में 2015 का डाटा बनाना है, ताकि हमारे पास ओपनिंग जो फंड की वैल्यू है वो मालूम हो जाए। नॉन करंट एसेट के बाद हम करंट एसेट्स को भी रिफ्लेक्ट करेंगे और फिर जो है फंड्स को मेंशन कर देंगे। एंड देन क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन का तो कोई जिक्र नहीं है तो डायरेक्टली करंट लायबिलिटीज़ पर आ जाएंगे। सो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट भी बन गया। बाकी जो हमें वर्किंग्स बनानी पड़ेंगी या कोई टी अकाउंट बनाना पड़ेगा उसको भी हम अपनी थर्ड पेज के ऊपर मेंशन करते जाएंगे। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो वन बाय वन क्वेश्चन की हर इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे और फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है उसको अब बेस करते हैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में क्योंकि क्वार्टरली पेमेंट्स मिल रही हैं, इसका मतलब है कि कुछ पेमेंट एडवांस में होती है। जो लोग फर्स्ट क्वार्टर में पे कर रहे हैं क्योंकि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर पेमेंट हो रही है, तो जो 99 मिलियन की अमाउंट आई ये तो पूरी इसी एक साल से रिलेट करती है। लेकिन जो सेकंड क्वार्टर में पैसे आए उसमें 9 मंथ्स इस साल के हैं, 3 मंथ्स नेक्स्ट ईयर के एडवांस में ले लिए हमने। जो थर्ड क्वार्टर में पैसे आए 6 मंथ इस साल के हैं, 6 मंथ्स जो है नेक्स्ट ईयर के एडवांस ले लिए हमने। जो फोर्थ क्वार्टर में हमें पैसे मिले हैं वो 3 मंथ्स इस साल के हैं और 9 मंथ्स नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं और वो हमने एडवांस ले लिया। तो सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन का एक टी अकाउंट बना लेंगे ताकि उसके अंदर इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर सकें। तो सब्सक्रिप्शन का हम अकाउंट बना लेते हैं। अब हमारे पास जो ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें बैंक में ये पता है कि टोटल कितने पैसे रिसीव हुए हैं, 19.8 मिलियन। तो इस अमाउंट को हम मेंशन कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारी जो टोटल अमाउंट रिसीव हुई है वो कितनी है। टोटल अमाउंट हमने पहले भी कैलकुलेट किया, क्वेश्चन में अगर हम देखें तो डिफरेंट वेज में आप इसको देख सकते हैं। एक तो ये कि 3300 मेंबर्स 10,000 के हिसाब से 3300 इंटू 10,000 33 मिलियन बनते हैं, और ये टोटल अमाउंट रिसीव हो चुकी है। अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में जो अमाउंट रिसीव हुई है, ये वर्ड रिसीव्ड लिखा हुआ है, इसका टोटल कर लेते हैं। तो इसको हम मेंशन कर लेंगे। तो चारों क्वार्टर्स की अमाउंट को ऐड करेंगे एंड वुड गेट द आंसर 33 मिलियन। अब जिस तरह से हमें बताया हुआ है कि बैंक के अंदर जो अमाउंट रिसीव हुई है दैट इज़ 19.8 मिलियन, तो जो बाकी अमाउंट है वो हमें रिसीव होगी कैश में। तो नेट कर लेते हैं। 13.2 मिलियन की अमाउंट कैश में रिसीव होगी, और इसको हमें अपने एक अकाउंट बना लेना चाहिए कैश का और उसके अंदर मेंशन कर देना चाहिए। तो जो पैसे सब्सक्रिप्शन से आए हमारे पास वो हम 13.2 मिलियन मेंशन कर लेंगे। अब हम इसकी कुछ और कैलकुलेशन करते हैं, और क्योंकि अमाउंट जो एडवांस में है वो क्वार्टर वाइज कैलकुलेशन होनी है। एज वी डिस्कस्ड के जो फर्स्ट क्वार्टर में पैसे रिसीव हुए वो तो पूरे इस साल के हैं, सेकंड क्वार्टर्स में जो रिसीव हुए वो इस साल के 9 मंथ्स के हैं और 3 मंथ्स नेक्स्ट ईयर से रिलेट करते हैं। थर्ड क्वार्टर में जो रिसीव हुए यानी 1 जुलाई को जो रिसीव हुए, जुलाई से दिसंबर 6 मंथ इस साल के हैं,
और फिर नेक्स्ट जो जनवरी टू जुलाई जून है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। एंड सिमिलरली फोर्थ में 9/12। तो इसकी एक कैलकुलेशन हम सिंपल सी कर लेते हैं। क्लोजिंग अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने के लिए तो सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर में जो 9.9 मिलियन हमें रिसीव हुए वो पूरे इस साल से रिलेटेड हैं, तो उसमें तो कोई भी अनअर्न्ड अमाउंट शामिल नहीं है, इसलिए इसको सिंपली यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं फॉर कंप्लीशन, वरना अदरवाइज इस अमाउंट का जो इम्पैक्ट है वो कोई नहीं है, जीरो अमाउंट आएगी हमारे पास क्योंकि इसमें कोई एडवांस शामिल नहीं है। सेकेंड क्वार्टर में हमें रिसीव हुए हैं 8.25 मिलियन, जो 9 मंथ्स इस साल से रिलेट करते हैं, 3 मंथ्स नेक्स्ट ईयर से रिलेट करते हैं। तो इसकी जो हमारे पास अमाउंट बन जाएगी एडवांस की, जो 3 मंथ्स का अगर इसमें 3/12 करके लेंगे तो दैट इज 2062500। थर्ड क्वार्टर की वैल्यू इसी तरह लेते हैं, तो थर्ड क्वार्टर में 5.5 मिलियन रिसीव हुए हैं और 6 मंथ के इस साल से रिलेट करते हैं, 6 मंथ के एडवांस है तो वो एडवांस हम मेंशन कर देते हैं। देन फोर्थ क्वार्टर में 9.35 मिलियन हमें मिले हैं, जिसमें से 3 मंथ्स इस साल से रिलेट करते हैं और 9 मंथ्स नेक्स्ट ईयर से रिलेट करते हैं। तो हमारे पास 9 मंथ्स की कैलकुलेशन आ जाएगी 7012500। अब अगर हम इनका टोटल कर लेते हैं दैट इज 11825,000। ये क्लोजिंग अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन हमें सब्सक्रिप्शन के अकाउंट के अंदर भी मेंशन करनी चाहिए और इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी मेंशन करना चाहिए। तो करंट लायबिलिटीज में मेंशन कर देंगे। अब क्वेश्चन में आए तो ये बताया हुआ है कि इस साल की सब्सक्रिप्शन 10,000 के हिसाब से थी, लास्ट ईयर की 9,000 के हिसाब से थी, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे वो सेम थे। यानी सिंपली एक तो लॉन्ग वे हो सकता है कैलकुलेशन का, लेकिन अगर हम एक शॉर्टकट यूज़ करें तो वो शॉर्टकट ये बनता है कि हम ओपनिंग अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और टोटल अमाउंट क्वार्टर वाइज कैलकुलेट करने के बजाय हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो क्लोजिंग अमाउंट हमारी कैलकुलेट हुई है वो 10,000 के हिसाब से है। तो अगर हम जो 11,225,000 की ये अमाउंट है हमारे पास, ये हमारी कैलकुलेट हुई है 10,000 के हिसाब से। इस अमाउंट को अगर 10,000 से डिवाइड करें और 9,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास लास्ट ईयर का डाटा आ जाएगा। सो लास्ट ईयर की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, 11,825,000 डिवाइड बाई 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 9,000। सो बेसिकली ये हमारे पास ओपनिंग अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन आ जाएगी। क्विक कैलकुलेशन से दूसरा तरीका ये है कि आप नंबर ऑफ मेंबर्स निकालें हर क्वार्टर के, फिर उसके में 10,000 से डिवाइड करके जो है नंबर ऑफ मेंबर्स निकल आएंगे और फिर उसको 9,000 से मल्टीप्लाई करके सेम कैलकुलेशन जैसी हमने 1.2 की है वो दोबारा करनी पड़ेगी आपको, तो वो ज़रा लॉन्ग वे है। तो शॉर्ट कैलकुलेशन ये है कि 10 से डिवाइड करें, 9 से मल्टीप्लाई करें ताकि 9,000 के हिसाब से आपके पास कैलकुलेशन आ जाए। ये हमारी ओपनिंग अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन है, ये भी अब 2 जगह मेंशन होगी। तो ओपनिंग ये हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि हमने एडवांस लिया हुआ है और ये हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी लास्ट ईयर के डाटा के तौर पे मेंशन करनी चाहिए। अब इस टी अकाउंट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमारी जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं। सो टोटल कर लेंगे, राइट साइड में हमारे पास कंप्लीट फिगर्स हैं 43642,500 और यही टोटल जो है हम दूसरी तरफ भी मेंशन कर देंगे। नाउ एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें वो अमाउंट मिल जाएगी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारी शो होनी चाहिए, दैट इज़ 31817,500। इसे हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर मेंशन कर देंगे इनकम्स में। सो हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज समरी ऑफ द बैंक अकाउंट। सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश जो है इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। सो 3,700,500 एंड 5,894,000, तो ये हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखना है। बैंक जो है हमारा करंट एसेट है
5894,000 ये क्लोजिंग वैल्यू है और ओपनिंग वैल्यू 3700,500। नेक्स्ट हमें कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक दिया हुआ है, यानी इसमें बैंक डेबिट हुआ, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इसको हम अपने कैश अकाउंट में मेंशन कर लेते हैं। सो कैश अकाउंट में हम लिख सकते हैं कि जो बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट करवाए वो कितने करवाए हैं। देन रिटर्न ऑफ अमाउंट रिकवर्ड, वैसे तो अगर कोई बैड डेट एक्सपेंस होता तो उसमें से इसको लेस कर देते, लेकिन करंट ईयर में कोई बैड डेट एक्सपेंस नहीं है तो इस बैड डेट रिकवर्ड को फिर इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं एज अदर इनकम। इसे हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेंशन कर देंगे। देन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट है। अब क्योंकि फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड डाटा बाद में दिया हुआ है तो इस एक इन्फॉर्मेशन को भी हम पेंडिंग पे रख लेते हैं और पेमेंट साइड पर चलते हैं। अब पेमेंट साइड पर हमें इंश्योरेंस का एक्सपेंस गिवन है 175,000, तो इसको हम एक्सपेंस बना लेंगे। देन रेंट एंड रेट्स में क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग प्रीपेमेंट्स भी दी हुई है नीचे, तो इसको फिर टी अकाउंट की तरफ ले जाते हैं। $4.2 मिलियन। यूटिलिटीज़ को एक्सपेंस में मेंशन करेंगे 4,365,000। देन फ्री होल्ड लैंड परचेज की है, क्योंकि फिक्स एसेट्स रिलेटेड भी काफ़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उसका भी एक टी अकाउंट बना लेंगे। तो लैंड की परचेज 17 मिलियन। देन कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक है, यानी इसमें बैंक क्रेडिट हुआ है और कैश डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट के अंदर इसे डेबिट साइड पर मेंशन कर लेंगे। देन पेमेंट टू क्रेडिटर है, तो परचेजेस फाइंड आउट करने के लिए पेबल का अकाउंट बनाया जाएगा, उसके अंदर हमें पेमेंट टू क्रेडिटर्स को शामिल करना होगा। देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस की पेमेंट की है तो इसे एक्सपेंस बना देंगे। एंड देन वी हैव एक्सरसाइज इक्विपमेंट, तो ये जहाँ पे हमने फिक्स एसेट के लिए टी अकाउंट बनाया है वहीं पर इसको भी मेंशन कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो सिर्फ डिस्पोजल की अमाउंट छोड़ के बाकी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड इन्फॉर्मेशन में हमें सैलरीज और सन्ड्री एक्सपेंसेस की पेमेंट दी हुई है, तो इनको हम सिंपली जो है अपना एक्सपेंस के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे और नोट कर लेंगे। और दूसरी तरफ ये है कि ये कैश अकाउंट के अंदर भी पेमेंट के तौर पर शो होंगी, तो एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सैलरीज एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस, और कैश का जो हमारा टी अकाउंट बन रहा है उसके अंदर भी इनको हम मेंशन कर लेंगे, सैलरीज एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस। Then we have fourth information. The club has a tuck shop which earns a profit margin of 20% on sales. तो हमें एक
जो है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, तो हम उसे वर्किंग 6 के तौर पे बना लेते हैं। अभी तक हमारी 5 वर्किंग्स हो चुकी हैं, तो वर्किंग 6 के तौर पे मेंशन कर लेते हैं। इसमें हमें सेल्स मेंशन करनी होगी, फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक। देन वी वुड गेट द प्रॉफिट, जिसे आप ग्रॉस प्रॉफिट भी कह सकते हैं, फ्रॉम दीज ऑपरेशन। अब हमें सेल्स की वैल्यू भी नहीं पता, अभी बाकी वैल्यूज़ भी नहीं पता, लेकिन हमें ये बात पता है कि सेल्स जो है वो हमें 100% पे रखनी है, और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो हमें 80% पे रखनी है। तभी हमारे पास जो प्रॉफिट मार्जिन आएगा वो 20% का बनेगा। नेक्स्ट ये पॉइंट है कि ऑल सेल्स ऑफ ट्रक शॉप आर मेड ऑन कैश। तो जब हमें सेल्स मिल जाएंगी तो उन्हें कैश अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक कॉस्टिंग 500,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो जब लॉस बाय फायर होता है तो इसकी एंट्री होती है एबनॉर्मल लॉस डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे 500,000। और दूसरी तरफ ये परचेजेस क्रेडिट का मतलब है कि हमें इसे परचेजेस में से लेस कर देना चाहिए, तो हम इसे सेपरेट लाइन के अंदर मेंशन कर देते हैं। तो जो भी परचेज की वैल्यू आएगी उसमें से 500,000 हम लेस कर देंगे। सो इन्फॉर्मेशन नंबर 4 हो गई। उसके बाद इन्फॉर्मेशन नंबर 5 है जिसका फिक्स्ड एसेट से लिंक है। तो ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट दी हुई है 28 मिलियन। सो इसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी मेंशन कर लेते हैं, और जो हम टी अकाउंट बना रहे हैं उसके अंदर भी इसको एज अ ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे 28 मिलियन। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक्सरसाइज इक्विपमेंट जो है वो 1 अक्टूबर को परचेज हुआ है, ऊपर उसकी वैल्यू हमें दी हुई है। सो एक लैंड की परचेज भी है, तो लैंड पर तो डेप्रिसिएशन नहीं होगी। एक्सरसाइज इक्विपमेंट 1 अक्टूबर से हमें 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लेनी होगी। नेक्स्ट ये पॉइंट है कि फिक्स्ड एसेट्स हैविंग ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 800,000 वर डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 31 मार्च 2016। डेप्रिसिएशन का रेट 20% है। अब ये जो एसेट 800,000 इसकी वैल्यू है, पहले तो इसे हम डेप्रिशिएट करेंगे मार्च तक 3 मंथ्स के लिए, फिर इसको कंपेयर करेंगे। ऊपर हमने एक इन्फॉर्मेशन ओमिट की थी कि डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट 750,000 का। तो अगर ये 750,000 से कम का सेल हो रहा होगा, 750,000 से ऊपर इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू होगी तो यानी कम पर सेल हो रहा है तो लॉस आ जाएगा। अगर इसकी बुक वैल्यू कम हुई और 750,000 उससे ज़्यादा हुए तो फिर हम गेन रिकॉर्ड कर लेंगे। सो हम कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं और डिस्पोजल की कैलकुलेशंस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसेट हमने डिस्पोज ऑफ किया है उसकी ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज़ 800,000। इस पर अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें मार्च तक की तो वो बनती है 800,000 इंटू 20% फॉर 3 मंथ्स, दैट वुड बी 40,000। तो हमारे पास इसकी डिस्पोजल डेट पर जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो अब आ जाएगी वैल्यू, दैट इज़ बेसिकली 760,000। ये 760,000 जो है ये हमें इस अकाउंट के अंदर भी मेंशन कर देने चाहिए जो हम फिक्स एसेट का अकाउंट बना रहे हैं, कि डिस्पोजल पे जो है इतने से ये अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हमारे पास 750,000 बैंक में रिसीव हुए, हमारे एसेट अकाउंट से 760,000 चले गए। जो डिफरेंस है, क्योंकि सेल प्रोसीड्स हमें पता है, जो डिफरेंस है वो हमारा लॉस ऑन डिस्पोजल होगा, क्योंकि 760,000 का एसेट था और सिर्फ 750 में सेल हुआ तो हमें 10,000 का लॉस हो गया। तो लॉस ऑन डिस्पोजल हम कैलकुलेट कर सकते हैं 10,000, इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर मेंशन कर देंगे। सो फर्दर जो है हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी चाहिए, तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की तरफ भी चलते हैं। सो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे तो हमारे पास कुछ डिस्पोजल्स भी हैं और कुछ एडिशंस भी हैं।
सबसे पहले हम डिस्पोज्ड एसेट जिसकी हम डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं उसी को लिस्ट कर लेते हैं कि 40,000 तो उस एसेट की डेप्रिसिएशन है जिसे हमने डिस्पोज ऑफ किया। अब हमने ओपनिंग एसेट्स लेने हैं अदर देन डिस्पोज्ड, तो हमारे जो टोटल ओपनिंग एसेट्स हैं वो 28 मिलियन के हैं जैसे यहाँ पर ये बताया हुआ है। इसमें से ये 800,000 का एसेट ओपनिंग के टाइम पर हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बाकी वैल्यू आएगी उस पर हमने पूरे साल की 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, इसलिए 12/12 पूरे साल की डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये एसेट हमारे पास पूरा साल रहे हैं। तो ये हम कैलकुलेशन करते हैं 28 मिलियन माइनस 800,000 27.2 मिलियन इंटू 20%, तो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी 5.44 मिलियन। अब जो एडिशंस हैं लैंड के ऊपर तो डेप्रिसिएशन नहीं होती, जो इक्विपमेंट वाला एडिशन है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इक्विपमेंट की वैल्यू है 7.35 मिलियन, इस पर ये अक्टूबर में लिया है तो 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन हमारी बनती है, तो वो 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये हम जब टोटल करते हैं तो हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी, दैट वुड बी 5847,500। तो इसको हमें जो है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का हम अकाउंट नेट पर बना रहे हैं तो इसके अंदर भी मेंशन कर देंगे, और सेम चीज़ को हम साथ के साथ अपने जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर भी एक्सपेंस के तौर पर मेंशन कर देंगे। सो फिक्स एसेट से रिलेटेड जब सारा काम हो चुका है तो इसको हम टोटल भी कर सकते हैं, और दूसरी साइड पर भी सेम टोटल मेंशन कर देंगे, और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा 45742,500। ये अमाउंट हमें अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी मेंशन कर देनी चाहिए। सो फिक्स एसेट्स को कवर करने के बाद नेक्स्ट आइटम हमारे पास है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। तो ओपनिंग बैलेंस 300,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 25,000। ये हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेंशन करेंगे इन द करंट एसेट्स, और जो कैश का टी अकाउंट बना रहे हैं उधर भी इसका इफेक्ट ले लेंगे। सो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद कुछ बैलेंसेस हैं जो हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो उनको ले लेंगे। इंफॉर्मेशन नंबर 7, तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है, प्रीपेड रेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, स्टॉक टक शॉप जो है इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। अब इन सब चीज़ों का एक इफेक्ट जो है वो हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेना है, जहां पर हम इनके ओपनिंग और क्लोजिंग इम्पैक्ट्स को इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स को अगर लेते हैं, उसके बाद प्रीपेड रेंट है, और स्टॉक। अब इनका सेकंड इम्पैक्ट भी हमें इनकॉर्पोरेट करना है। क्रेडिटर्स का जो सेकंड इम्पैक्ट है वो इनके टी अकाउंट में जाएगा, रेंट का भी हमने टी अकाउंट बनाया हुआ है तो वहाँ पर कवर होगा, और स्टॉक जो है वो हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वर्किंग 6 में उसके अंदर कवर होगा, वहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करेंगे। तो इनके सेकंड इम्पैक्ट को वर्किंग्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो रेंट का प्रीपेमेंट है हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरीके से क्रेडिटर्स के लिए भी वैल्यू है हमारे पास, ओपनिंग लाइबिलिटी एंड क्लोजिंग लाइबिलिटी, और फिर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है हमारे पास एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। सो यहाँ पर आकर हमारा क्वेश्चन से जो रिलेटेड डाटा था वो कंप्लीट हो गया है।
तो अब हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसके टोटल्स और कंप्लीशन की तरफ चलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वर्किंग वन है हमारे पास, तो उसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। कैश के अकाउंट को अगर अब हम टोटल करते हैं तो अभी इसमें जो सेल्स है वो भी हमने इनकॉर्पोरेट नहीं की। तो पहले हमें सेल्स को फाइंड आउट करना है, और सेल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें वैल्यू चाहिए होगी परचेजेस की। तो क्रेडिटर के अकाउंट को पहले फाइनलाइज कर लेते हैं। क्रेडिटर्स का टोटल करते हैं अकाउंट का, सेम टोटल दूसरी तरफ मेंशन करेंगे, और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास परचेजेस की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 1,8985,000। ये वैल्यू जो है परचेजेस की हम अपने टक शॉप ऑपरेशंस के अंदर मेंशन कर लेंगे, और अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हो जाएगी। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हो रही है 1,8285,000। सो जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हो गई तो उसकी बेस पर हमारे पास सेल्स की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो सेल्स की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो रही है बेस्ड ऑन कि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को 80 से डिवाइड करेंगे ताकि 1% की वैल्यू आ जाए, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सेल्स की वैल्यू आ जाए। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाई 80 इंटू 100, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ सेल्स, दैट इज़ 22,856,250। और इस तरह से हमारे पास जो है नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा फ्रॉम दिस ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इसे कुछ भी कह दें आप। तो जो इस ऑपरेशन का प्रॉफिट है बेसिकली, दैट इज़ 4,571,250। अब हमें दो इम्पैक्ट लेने हैं। एक तो जो हमने सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट की है, इसको हमें कैश के अंदर लिखना है, क्योंकि जितने भी सेल्स हैं वो कैश पर होती हैं टक शॉप की, ये क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है। तो एक तो हम इसको मेंशन कर लेंगे। दूसरा इम्पैक्ट जो है वो हमारे पास ये है कि हमें ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है इसे टक शॉप की इनकम को अपनी इनकम के अंदर भी शामिल करना चाहिए। तो इसको हम अपनी इनकम के तौर पर मेंशन कर लेते हैं। सो जब हमारा वर्किंग 6 और 5 कंप्लीट हो गई तो अब हम चलते हैं और वर्किंग 2 की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं 4,247,6,250। सेम टोटल हम दूसरी साइड पर भी मेंशन करते हैं। अब एज अ बैलेंसिंग फिगर वो अमाउंट जो कैश की मिसिंग है वो हमें पता चल जाएगी, लॉस ड्यू टू फ्रॉड 1,66,2,750। इसी तरह हम रेंट एंड रेट्स का भी जो है टोटल कर सकते हैं। सेम टोटल दूसरी साइड पर लिखेंगे, और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें वो अमाउंट मिलेगी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर हमारी एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट होनी चाहिए, 4,193,000। तो अब ये दो अमाउंट्स हैं हमारे पास, एक रेंट एंड रेट्स की और एक कैश से जो लॉस की फिगर निकली है, इसको हम अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर मेंशन कर देते हैं। और फिर लॉस जो है उसको हमने मेंशन करना है। अब ये लॉस जो है हमारा पार्ट ए का आंसर भी यही है बेसिकली, तो इसको भी यहाँ पे भी हम मेंशन कर देंगे, और पार्ट ए के रेफरेंस से वहाँ पर हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ये फिगर हमने जो है वो कैलकुलेट की है फ्रॉम वर्किंग टू, और यहाँ पर फिर हम मेंशन कर सकते हैं कि ये हमने पार्ट ए के अंदर ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। सो ये जब हमने एक्सपेंसेस भी लिख दिए तो अब हमारी जो वर्किंग्स हैं उनके इम्पैक्ट हमारे सब्सक्रिप्शन के भी कंप्लीट हो चुके हैं, कैश का भी इम्पैक्ट हम ले चुके हैं, रेंट एंड रेट्स का भी, फिक्स्ड एसेट्स का भी, क्रेडिटर से परचेजेज आई जो कि टक शॉप ऑपरेशन में हमने यूज़ की। सो अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ चलते हैं और इनकम्स का टोटल करते हैं। पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो गया जैसे ही हमारी वर्किंग टू कंप्लीट हुई थी। तो इनकम का टोटल करेंगे, दैट इज़ 3,824,8,750। अब एक्सपेंसेस का टोटल कर लेते हैं, दैट इज़ 2,039,3,250। और क्योंकि हमारी इनकम ज़्यादा है तो हमारे पास सरप्लस आ जाएगा, दैट इज़ 1,78,855,500। ये सरप्लस हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें अपना एक्यूमुलेटेड फंड लिखना है और फिर हमारा सरप्लस आना है। सरप्लस की वैल्यू हमें मिल गई है। सो अब अगर हम
क्वेश्चन के कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स का तो हमने एक ही अकाउंट बनाया है, हम लैंड और बाकी एसेट्स को अलग भी कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स की एक कैटेगरी दी हुई थी, अलग अलग क्लास वाइज डाटा नहीं दिया हुआ था, तो उसको फॉलो किया। तो करंट एसेट्स का टोटल कर लेते हैं, दैट वुड बी 8594,000, और इसमें नॉन करंट एसेट्स ऐड करेंगे तो वी गेट 54336500। सेम कैलकुलेशन लास्ट ईयर के लिए भी कर लेते हैं, और नॉन करंट एसेट्स ऐड करेंगे तो 344468500। सो अब हमें एक्यूमुलेटेड फंड की वैल्यू चाहिए ताकि हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कंक्लूड कर सकें। तो करंट लायबिलिटीज़ का टोटल हम कर लेते हैं, और हम ये टोटल अब जब करते हैं तो पहले लास्ट ईयर का टोटल कर लेते हैं। सो लास्ट ईयर का टोटल हमारे पास सेम हमने एसेट वाला लिख लिया है, बट एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास फिर वैल्यू आ जाएगी एक्यूमुलेटेड फंड की। यानी अगर हम इस एसेट की वैल्यू में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो वी वुड गेट द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड जो लास्ट ईयर के एंड पर था, दैट वाज 21326,000। ये हमारा करंट ईयर का ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड बन जाएगा। फिर हमारे पास सरप्लस ऐड करके क्लोजिंग आ जाएगा, और इसमें करंट लायबिलिटीज़ को ऐड करके हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कंक्लूड कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर टैली हो जाता है। एक नज़र आंसर पे डाल लेते हैं। पार्ट ए के अंदर हमने फ्रॉड की अमाउंट कैलकुलेट की, फिर हमने पार्ट बी के अंदर इनकम्स कैलकुलेट की हैं, और एक्सपेंडिचर मेंशन करके सरप्लस निकाल लिए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमने करंट ईयर के साथ लास्ट ईयर को भी कवर किया है। रीज़न ये थी कि हमारे पास ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड की वैल्यू भी आ जाए। तो ये एसेट साइड बन गई, और इसी तरीके से फंड एंड लाइबिलिटीज़ की साइड, दूसरी साइड उसके साथ टैली हो रही है। वर्किंग्स में बात करें तो हमने फर्स्ट वर्किंग सब्सक्रिप्शन की कवर की थी, जिसमें हमने अनअर्न्ड अमाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग भी कैलकुलेट किया, और उसकी इनकम की अमाउंट भी कैलकुलेट की। ये मेन वर्किंग थी इस क्वेश्चन की। कैश अकाउंट बना के हमें लॉस ड्यू टू फ्रॉड मिला। रेंट एंड रेट्स का टी अकाउंट क्योंकि प्री पेमेंट गिवन थी तो उससे हमने इसका एक्सपेंस फाइंड आउट किया। फिक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाला, जिसमें डिस्पोजल और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन एज अ स्पोर्टिव कैलकुलेशन हमें करनी पड़ी। क्रेडिटर का अकाउंट बना के परचेजेस फाइंड आउट की, जो टक शॉप ऑपरेशन की सेल्स और प्रॉफिट कैलकुलेट करने में हमारे काम आई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।